फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी से वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट चैप्टर। और एग्जाम टाइम में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग चाहते हो कि भैया वो सारे चैप्टर्स तुम्हें मिल जाएं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो तुम बड़े ही अच्छे से शानदार तरीके से एक ही वीडियो में उस पूरे चैप्टर को पढ़ सको। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वो भी हमारे पर्यावरण चैप्टर का। तो चलो इसकी हम शुरुआत करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इसे शुरू करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपनी सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है ऑरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और सारे डाउट्स करते हैं आपके सॉल्व। ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी जो मुझे आप सभी को देनी थी और मैंने आपको दे दी है। तो चलिए इसी अच्छी से बात से शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की और इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो पहले ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। पहले ही लाइक कर देना, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। अच्छा, इसे शुरू करने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होगी। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हमेशा जितने भी वन शॉट आपने अभी तक मेरे देखे होंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ तो एक छोटू सा ओवरव्यू देती हूँ, इंफॉर्मेशन देती हूँ, जानकारी देती हूँ कि किस में कौन कौन सी चीज़ें आनी है। तो चलो बस इसी को सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। भैया ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के भी पहले हमें जानना होगा कि ये हमारा पर्यावरण ही क्या है। क्या कहा बेटा मैंने आप सभी से कि हमारा एनवायरनमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? क्या ये हमारे चारों ओर का आवरण है? अगर हमारे चारों ओर का आवरण है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। जिसके लिए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी भैया? पूरा का पूरा इकोसिस्टम पढ़ाऊंगी। इकोसिस्टम में हम जानेंगे किसके क्या संगठक होते हैं, साथ ही साथ इसी में हमें पढ़ना होगा तरह तरह के क्या बेटा, पोषी स्तर, क्योंकि पोषी स्तर 1-2 नहीं होते, पूरे 4, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें 4 पोषी स्तर यहाँ पर पढ़ने होंगे। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स है जो आपको इस पेपर में, इस वीडियो में जानने को मिलेगी। पेपर में नहीं, पेपर थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो में जानने को मिलेगी। पारितंत्र, इसके संगठक क्या है वो सब हम यहाँ जानेंगे, है ना। इकोसिस्टम हो जाएगा, और भैया फिर आहार श्रृंखला एवं जाल। हमने इस धरती पर जन्म लिया है, हमारे जैसे बहुत सारे सजीव हैं जो इस धरती पर अभी तक रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन सभी खाना पीना क्या खाते हैं? तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा, जैसे हम हमारी बात करते हैं, हम ह्यूमंस हैं, यानी कि हम कौन है भैया? इंसान है ना। क्या कहा मैंने? ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा कि हम कौन है? इंसान है। और इंसान अपने फूड के लिए भैया किस पर डिपेंड होता है? ये अपने फूड के लिए डिपेंड होता है एनिमल्स पर, एनिमल्स, एंड किस पर डिपेंड होता है बेटा? प्लांट्स पर डिपेंड होता है। ये एनिमल्स एंड प्लांट्स पर ही क्या होता है बेटा? डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर होता है। अब बात आती है कि मैम अगर ये एनिमल्स पर डिपेंड है, या फिर मैम अगर ये प्लांट्स पर डिपेंड है, तो मतलब हम अगर इन पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, ये भी तो किसी पर डिपेंड होते होंगे। अब जैसे प्लांट्स में भी अगर मैं तुमसे बोलूँ ग्रीन प्लांट्स के बारे में, यानी कि किसके बारे में बेटा? हरे पौधों के बारे में। तो जितने भी हरे पौधे हैं ये किस पर डिपेंड होते हैं भैया? ये सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। इन्हें चाहिए क्या? सन की लाइट, सूर्य का प्रकाश,
साथ ही साथ इन्हें और क्या चाहिए होता है, तो सनलाइट के साथ साथ इन्हें हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो चाहिए होती है। हमारी रूट्स में पानी होता है, हमारे नहीं पौधों की रूट्स में पानी होता है, सो वो पानी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें किसे चाहिए होती हैं, हरे पौधों को, ग्रीन प्लांट्स को। तो हमने देखा कि भाई हम किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, हम जिसे खा रहे हैं वो किसी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस तरह से फूड चेन चली आ रही है। हम हमारी ही बात करें तो हम भी किसी का खाना बन सकते हैं कभी कभी। कैसे बन सकते हैं भैया, कोई बाघ है, कोई चीता है, शेर है, उसका खाना यही सब तो होता है, या तो वो जीव जंतुओं को खाएगा या हमें भी मार के खा सकता है। वो तो बस ये है कि हम उनके सामने जाते नहीं हैं, पर आपको भी पता है जाएंगे तो हम उनका खाना बन जाएंगे। तो एक तरीके से हुई ना ये फूड चेन। हम किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है, ये किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड है। अब अगर मैं वहीं आपसे अजगर की बात करती हूँ, कितना बड़ा होता है, उसका भी खाना, कितने सारे जीव जंतु होते हैं। क्या हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, एक जिंदा इंसान निगल सकता है अजगर, मतलब इनकी इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है इनकी। तो हम भी किसी ना किसी फॉर्म में फूड चेन का ही क्या है, हिस्सा है, किसी का ही पार्ट है। हालांकि हम शीर्ष पर, टॉप पर रहते हैं, पर फिर भी हम किसी का खाना बन सकते हैं। ओके, सो ये सब यहाँ पढ़ने को मिलेगा। हमारे द्वारा कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एज वेल एज ये नेगेटिव भी हैं, साथ ही साथ ये नकारात्मक भी होती हैं। सो हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये हमें पढ़ना होगा। ओजोन परत तथा ये किस प्रकार अपक्षयित होती है, कचरा प्रबंधन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होगी बेटा, जाननी होगी, हमें ये सब पढ़ना होगा। आज के डेट में हम लिया कचरा कहीं पर भी उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर ये कचरा, हम सूखा कचरा गीला कचरा अलग नहीं करते हैं तो फिर इससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी। आज भी कई सारे कचरा हम जो डेली बेसिस पर सुबह से लेकर रात तक में यूज़ करते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे कई सालों तक ख़त्म ही नहीं होंगी, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, पॉलीथीन हो गई। हाँ, तो ये जीवन मतलब लंबा चलने वाली चीज़ें होती हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमारी धरती पे इन सभी चीज़ों का जो कि विघटित ही नहीं हो सकती हैं, इनका अपघटन ही नहीं हो सकता है, डिकम्पोज ही नहीं हो सकती हैं, तो आप मुझे बताओ कि हमारी धरती पे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ज़्यादा दिखेंगे, हम कम दिखेंगे। हालांकि ऐसा होने में अभी बहुत समय है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तो ऐसा हो तो सकता है ना। तो इसीलिए हमें कम से कम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो भविष्य के लिए हमारे खतरे का विषय बन सके। ओके, तो ये थी कहानी जो मुझे आपको समझानी थी, छोटा छोटा सा थोड़ा सा बताया है। ओजोन परत क्या होती है जानेंगे, ओजोन गैस होती है, इसके बारे में भी अभी हम क्या करेंगे, चर्चा। तो एक छोटू सा ओवरव्यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो बहुत तेज़ी से कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे थम्स अप भेज दो, या फिर आप मुझे फायर इमोजी सेंड कर सकते हो, ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। समझ पाए कि नहीं, ताकि बेटा मैं समझ जाऊं कि तुम लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया है। तो अब बात है कि हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। अरे भैया, बचपन से शब्द को पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से शब्द को हम देखते हुए आ रहे हैं। इवन अगर आप अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाओगे, यही तो हमारा एनवायरनमेंट है, यही हमारा पर्यावरण है। सो हम पर्यावरण शब्द से भली भांति परिचित हैं। ये शब्द प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में। चाहे आप न्यूज़पेपर में बात कर लो, आप टीवी पर देख लो, या आप अपने आसपास के लोगों से सुन लो, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर चर्चा कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी है, पॉजिटिव के फॉर्म में भी, नेगेटिव के फॉर्म में भी। अब जैसे कई बार हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं वो कई बार कहते हैं ना कि भाई पहले का जो टाइम था वो एक अलग ही टाइम था और अब का जो टाइम है वो बहुत अलग है। तुमको पता है हर चीज़ को लेकर कहते हैं ये, चाहे हम खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, मेंटालिटी की बात करें। आज की डेट में हमने अपने ऊपर बेटा इतना प्रेशर दे दिया है। तुम क्लास 10th में हो, मुझे पता है कि तुम खुद भी इतना प्रेशर लेकर बैठे हो बोर्ड एग्जाम का, ऐसा लग रहा है आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो। और इसके होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? एनवायरनमेंट तो है ही, लेकिन है सोशल मीडिया। तुम लोगों को क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसे इतना हुआ बना दिया। अरे भाई, हमने भी दिए हैं बोर्ड एग्जाम, बहुत अच्छा स्कोर किया था, अच्छे मार्क्स आए थे। कहीं तब ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऑनलाइन इतनी फैसिलिटी हो,
लेकिन तुम्हें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिलने के साथ साथ कई लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि बच्चे को ऐसा लगता है आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं। नहीं भाई, क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम है, 4-4 चैप्टर तो तुम्हारे क्या है उसी में साइंस में ही है, बाकी अदर सब्जेक्ट में उनके अपने चैप्टर्स हैं। तुम ये सोचो कि अगर तुम सभी कुछ अच्छे से पढ़ लो तो कौन है जो तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स कम करेगा, और क्यों करेगा भाई? जब तुम सब कुछ और पूरा लिख कर आए हो तो अपने दिमाग से हर तरीके की नेगेटिविटी निकालो। और हाँ, ये सच है कि हमारा एनवायरनमेंट पहले काफ़ी डिफरेंट था, अब बहुत डिफरेंट है। चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं बेटा, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं कि आज के डेट में जो बीमारियां पहले किसी व्यक्ति को बहुत वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग जब वो हो जाते थे, बुढ़े जब वो हो जाते थे तब होती थी, आज के डेट में ऐसी बीमारियां बहुत कम उम्र में ही, छोटी छोटी उम्र में देखने को मिलती हैं। ऐसा जनरली होता है। तो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण या वातावरण नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। आज की डेट में लोग जो हैं वो बहुत ही तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जब वो शहरों की तरफ आते हैं, आप सोचो बहुत छोटे छोटे से कंजस्टेड, कितना ज़्यादा कम स्पेस होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं, कितना मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए। भाई गांव में तो सब कुछ नेचुरली होता है, ऑर्गेनिकली होता है ना। मतलब ऐसा है कि हाँ, हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है विदाउट एनी इंजेक्शन, किसी भी इंजेक्शन की सहायता से ये नहीं होता। लेकिन शहरों में तुम देखना, मौसम बाद में आता है, उसके फल पहले ही आ जाते हैं। ये कैसे संभव है कि अगर गर्मियों की छुट्टी कह रहे हैं, गर्मी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन आम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है? ये कैसे संभव है? क्योंकि हम जिस आम को अभी खाएंगे पिएंगे बाई चांस, जैसे अगर आप गर्मी के टाइम पे मैं बात करूँ तो अब अगर हम एक टाइम के पहले खाते पीते हैं तो वो इंजेक्शन केमिकल्स के थ्रू जो है, इंजेक्शंस के थ्रू से पकाया गया है और हम वो खा के बीमार पड़ जाते हैं। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है और हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते हैं। ओके, पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर हमारा एनवायरनमेंट एक तरफ बहुत कुछ अच्छा हमें अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है, सो दूसरी तरफ इसका विनाश भी हो रहा है। अरे भैया, इसके खत्म की तरफ भी चल रहा है और कारण हम ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कारण है तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, जो होगी देखी जाएगी। जनरली ऐसा होता है ना कि जो होगी जाएगी, गो विद द फ्लो। लेकिन इतना फ्लो में मत जाने दो किसी चीज़ को कि तुम उस पर कंट्रोल ही ना कर पाओ, है ना। थोड़े से हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, सर दिमाग चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो होगा देखी जाएगी। अरे फिर जो होगा वो तुमसे देखा ही नहीं जाएगा, कुछ इतना भयानक हो जाएगा। सो बेटर ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखो। दूसरी चीज़ की वो चीज़ बिल्कुल भी मत करो जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, है ना। इवन हमारे देशों में अगर बात करें सो वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर ये चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन चुका है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो हम पर्यावरण पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। ओके, चलो, इकोसिस्टम क्या है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो चलो भैया, इकोसिस्टम क्या है यानी कि पारितंत्र क्या है और इसके संगठक क्या है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। सो सभी जीव जैसे कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर कई सारी क्या होती हैं बेटा, क्रियाएं होती हैं जो हमारी प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने का क्या करती हैं, काम करती हैं। बिल्कुल सही बोला है कि सभी जीवों में, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो जंतु हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मानव है तथा भौतिक कारकों में कई सारी क्या होती हैं, सभी में बहुत सारे अनन्योन्यायी क्रियाएं, मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और हमारे प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ये तुम इसके डेफिनेशन में लिख सकते हो पेपर में। इकोसिस्टम से क्या कहा बेटा मैंने कि तुम्हारे एग्जाम में पेपर में इकोसिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संतुलन संयुक्त रूप से
पारितंत्र को बनाते हैं। एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक होते हैं, यानी कुछ ऐसे घटक जिसे डिकम्पोज किया जा सकता है और कुछ ऐसे जिसे नहीं किया जा सकता। भौतिक कारक में अब टेम्परेचर मैटर करता है, पानी मैटर करता है, एयर, सॉइल, खनिज, ये सारे चीजें क्या हैं, अजैव घटक होते हैं, ठीक है ना। और वहीं उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। अगर आप किसी बगीचे में जाओगे तो ये सब तो आपको इजीली मिलेगा ही मिलेगा। यदि सभी सजीव परस्पर आपस में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप हमारे इकोसिस्टम के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं, अतः ये बगीचा ही क्या है, एक इकोसिस्टम है। यहाँ ये बगीचा जिसमें हर एक चीज उपस्थित मिल रही है तुमको, ये एक तरीके से इकोसिस्टम के फॉर्म में काम कर रहा है। वन, तालाब तथा झील हमारे पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा एवं खेत जो है वो मानव निर्मित पारितंत्र होता है। जहां पर अगर मैं बात करती हूँ कि भैया जो फॉरेस्ट हो गए, है ना, यानी कि वन हो गया, पौंड, तालाब हो गया, झील हो गया, ये पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। लेकिन ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि जो बगीचा है, खेत होते हैं, ये मानव ने खुद से निर्मित किया है ना, इसीलिए हम इसे कृत्रिम पारितंत्र कहेंगे। आपके पेपर में बेटा कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है और आपके पेपर में जो प्राकृतिक पारितंत्र है ये क्या होता है, दोनों से ही बराबर प्रश्न बनते हैं। तो आप सुनो, आगे की कहानी को सुनो, ध्यान से सुनो। हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। हाँ जी भाई, ये 3 पॉइंट सुन लो ध्यान से। क्लास 10th के सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे इन तीनों ही पॉइंट्स के बारे में कि जीवन निर्वाह या जीवन जीने के आधार पर जीव जो हैं उनको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमें स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। तो कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, सभी तरीके के ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, है ना, क्या आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, जो कि हमारे एक तरीके से इकोसिस्टम का भी हिस्सा ही है। अब ये मैंने इसमें क्या लगाई हैं, हरी हरी पत्तियां लगा दी हैं। अब पता है क्या होगा, अरे भैया हरे पौधों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए बेटा, सो हरे पौधों को ग्रो करने के लिए चाहिए सन की लाइट। क्या चाहिए, सो हरे पौधों को ग्रो करने के लिए चाहिए सनलाइट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सनलाइट है ना, सुनो सुनो सुनो, ये जो सनलाइट है ना, हरे पौधों को ये जो ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, तो सुनो, पहली बात तो ये प्यारी प्यारी सी, क्या हो गया इसको, अच्छा हाँ, मुझे लगा हमारा बोर्ड हैंग तो नहीं हो गया। तो हमारे जो सूरज चाचा हैं, चंदा मामा तो नहीं लेकिन हाँ सूरज चाचा, इनकी क्या चाहिए भैया, हरे पौधों को सनलाइट, हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। साथ ही साथ रूट्स में क्या पाया जाता है, अरे भैया जड़ों में क्या पाया जाता है, ढेर सारा पानी पाया जाता है। तो तुम सोचो ना, ये तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो हमने क्या जाना कि कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, पर्णहरित बोलते हैं, ये एक तरीके का क्या होता है, वो पिगमेंट होता है, यानी कि वर्णक होता है, जो बेसिकली क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। मतलब ये सब मिलकर आपस में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं और पौधों की वृद्धि का काम करते हैं। सो कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा यानी चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं, तो भैया उसमें क्या आ जाएंगे, हर तरीके के ग्रीन प्लांट्स, इवन इसमें क्या आ जाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्षमता,
ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किया है एक्सप्लेन। और ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये बेसिकली इसी वर्ग में आते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सो ये कहलाते हैं क्या, तो ये कहलाते हैं उत्पादक। सो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। खैर, अब बात आती है किस चैप्टर में है, छोटी छोटी सी कुछ एक्टिविटीज, सारी तो मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ एक्टिविटीज है जो मैं करवाऊंगी जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज तो हमको पढ़नी ही होगी। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन एक्टिविटीज से बन जाते हैं। अब सुनो, संभवतः आपने एक जल जीवशाला एक्वेरियम की अगर बात करें तो ये देखी ही होगी। आइए इसे हम एक काम करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। सोच के देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं भैया, जल जीवशाला बनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बनाना आसान नहीं है। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, मछलियों को तैरने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पर्याप्त स्थान, जल, ऑक्सीजन तथा भोजन इसे चाहिए ही होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए, अब बड़े स्थान के लिए हम एक बड़ा सा जार भी ले सकते हैं, हम एक वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता ही है। सो ये सारी चीजें हमसे बोली हैं। अब सुनो होता क्या है, और भी चीजें, यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे होता है, हाँ क्या आप सोच सकते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे होता है। एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का ही क्या होती है बेटा, उदाहरण है। एक बड़ा सा तालाब हम नहीं बना सकते हैं, ये क्योंकि ऐसा होता है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। हम तालाब, झरने, झील ये सब कुछ भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम एक मानव निर्मित पारितंत्र जो है वो बना सकते हैं जल जीवशाला के आधार पर, है ना। जल जीवशाला के आधार पर यानी एक्वेरियम के बेस पर हम ये बना सकते हैं, पर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बताऊंगी क्या क्या। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है। आप सोचो, क्या हम इसे ऐसे छोड़ दे, जल जीवशाला हमने बना दी, जैसा जैसा बोला था हमने सब कर दिया, और इसे हम क्या एज इट इज ऐसा ही छोड़ सकते हैं। हमें इसमें सफाई की क्या जरूरत है, क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बड़े से झील या तालाब की सफाई करना और एक छोटे से एक्वेरियम की जल जीवशाला की सफाई करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे कि एक्वेरियम को स्थापित करने के बाद हम उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं कि तुमने एक जल जीवशाला बना दी और उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया, नहीं छोड़ सकते हैं। सड़ी हुई खाद्य सामग्री, मृत पौधों के हिस्से, मछलियों का मल हो गया, है ना, आदि पानी में जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और सूक्ष्म जीवों की सांद्रता यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इसीलिए जीवशाला को नियमित रूप से क्या करना चाहिए बेटा, साफ करना चाहिए, रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्लीन। कोई तुमसे बोले कि तुम्हें बिना नहाए ही रहना है, तुम्हें तुम्हारे शरीर की सफाई ही नहीं करनी, तुम रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे। इसीलिए मछलियां भी कैसे रहेंगी, सो हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सड़ा हुआ खाद्य सामग्री, मृत पौधों के हिस्से, मछलियों का मल आदि पानी में जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसीलिए जीवशाला नियमित रूप से क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तालाब या झीलों को इस तरह से साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे बड़े आकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं और इनमें बहुत ज्यादा पानी होता है। साथ ही बारिश जैसी घटनाओं से जब बारिश गिरती है ना, तो उसमें नया पानी आ जाता है, तो उसे हमें, वो नेचुरल होने वाली प्रोसेस है, उसकी सफाई नेचुरली होती है। बस हाँ, हमें उसे जाके वहाँ पे गंदा नहीं करना है, बाकी उसकी हमें सफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि हम डेली जा रहे हैं वहाँ पर, अंदर घुस रहे हैं और फिर हम उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, नहीं। आप कोशिश करो कि आपकी वजह से बस वो गंदा ना हो। कहीं पर भी घूमने जाते हो, है ना, कहीं पर भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हो, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ कचरा वहां पर फेंक के आ जाओ। आप फेंकोगे तो ऐसे हजारों की संख्या में लोग, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। सो एक छोटे से एक्वेरियम की सफाई तो मानव कर सकता है, लेकिन एक बड़े से तालाब की सफाई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इन दोनों ही चीजों में क्या होता है बच्चे, डिफरेंस होता है। इन दोनों ही चीजों में क्या होता है, अंतर होता है। ओके, सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, अब हम और भी चीजें जानते हैं, जैसे सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से
अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं ना बेटा, उन्हीं को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते होंगे? अपने भोजन पर। सो वे जीव जो उत्पादक के द्वारा उत्पादित भोजन पर या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से क्या करते हैं? डिपेंड, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को मेनली शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में प्रोटोजोआ में ही क्या किया जाता है बेटा? बांटा गया है। क्या इनमें से सभी प्रकार के वर्ग के उदाहरण आप बता सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम इसमें सभी प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं। जैसे आप देखो, हमसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शाकाहारी है, तो शाकाहारी में कौन आ जाएगा? जैसे गाय होगी। मांसाहारी में कौन आ जाएंगे? जैसे कि जो मेनली जैसे शेर हो गया, चीता, ये केवल मांस मछली पर ही निर्भर करते हैं। सर्वाहारी यानी कि हम, क्योंकि हम अपनी चीज़ों के लिए एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं और साथ ही साथ हम प्लांट्स पर भी क्या करते हैं बेटा? निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप एक जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे मर भी गए हैं। अब आपको एक ऐसी स्थिति दी है, अब आपको एक ऐसी कंडीशन दी है जहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जल जीवशाला को साफ करना बाई चांस छोड़ देते हैं और उसमें जो पौधे हैं और जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं, फिर क्या होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? तो सुनो, जीवाणु और कवक जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना बेटा, फिर यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन कर देते हैं और ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक की तरह काम करते हैं। यहाँ पर वो आपका केमिस्ट्री वाला डिटर्जेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो सिंप्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं ना उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों के द्वारा वापस उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृदा, मृत जंतु एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्रकृति पुनः पूर्ति होती रहती है? चलो भाई ध्यान से सुनो, हमने इतना तो जान ही लिया है और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अब इतनी तो मैं आपसे एक डिमांड तो कर ही सकती हूँ, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका आंसर ज़रूर देना। बाकी यस, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं जो कि है भैया फूड चेन एंड वेब्स, यानी कि हम यहाँ पर आहार श्रृंखला एवं जाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर 3 सेक्शन तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे आहार श्रृंखला फूड चेन को लेकर। भैया फॉरेस्ट 1 में कुछ ये श्रृंखला चलती है, वहीं पर घास के मैदानों में ये श्रृंखला चलती है और पॉन्ड यानी तालाब में ये श्रृंखला चलती है। मैम ये श्रृंखला है क्या? अरे भैया यहाँ पर पेड़ पौधे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्या होता है भाई फॉरेस्ट जंगलों में तो यही होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो हिरण है वो क्या करेगा? वो इन्हीं को खाकर अपना जीवन यापन करेगा और वहीं पर ये जो शेर है वो किसे खा लेगा? इस हिरण को खा लेगा। ऐसे करके ये फूड चेन चलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये हिरण इस शेर को खा लेगा, ये संभव नहीं है। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करती हूँ घास के मैदानों में, तो ये इसे खाएगा इंसेक्ट को, ये मेंढक को ये जो है इसे खाएगा, फिर मेंढक इसे खाता है, सांप मेंढक खाता है और ये इसे खाएगा, ऐसे करके चलेगा। वैसे ही ये इसको खाता है, मछली इसे खाएगी और ये इसे खाएगा। ऐसे करके जो फूड चेन है हमने कहाँ देखी है? वन में, फॉरेस्ट में, घास के मैदानों में और कहाँ देखी है बेटा? पॉन्ड यानी कि तालाब में भी देखी है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नाउ आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आपको मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन देख रहे हैं, मैं इस सेक्शन पे क्या कर रही हूँ बेटा? स्टार, क्योंकि ये सारे ही लेवल क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आता है क्या? तृतीय उपभोक्ता। 1 2 3 4 हमने इसके बारे में जाना। पोषी स्तर, 4 लेवल का पोषी स्तर। तो हमने क्या देखा? स्वपोषी अथवा जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर होते हैं, यानी कि उन्हें हम उत्पादक ही कहेंगे, है ना। और सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का ये काम करते हैं। शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी,
तथा अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथी पोषी स्तर का क्या करते हैं, निर्माण करने का काम करते हैं। अगेन मैं इसे भी कर रही हूँ स्टार, क्योंकि जब पोषी स्तर के बारे में मान लीजिए लॉन्ग आंसर में लिखने को आता है, दीर्घ उत्तरी में आता है, तो आप ये पूरे के पूरे पॉइंट्स वहां पर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा के सोर्स का काम करता है और विभिन्न कार्यों के लिए हमें ऊर्जा देता है। डेफिनेटली ऐसा होता है। हर एक सजीव की अगर मैं बात करूं, हर एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो क्या होता है कि भैया सभी का पोषक स्तर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि कैसा होता है बेटा, वो अलग अलग होता है। अब बात आती है कि भैया जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा के हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। खाना खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। और ताकत, एनर्जी हमें चाहिए ही होती है, हर एक सजीव को चाहिए होती है, ताकि हम हमारे सारे ही काम अच्छे से कर सकें। सो हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अनन्योन्य क्रियाओं के निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि सूर्य ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है। सो भैया ध्यान से सुनिएगा कि जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी मतलब मैम इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अरे भैया जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हीं को हम स्वपोषी कहते हैं। सो जो स्वपोषी होते हैं ना, वो अपना खाना स्वयं यानी कि खुद बनाते हैं। सो ये सौर ऊर्जा में निहित जो ऊर्जा है ना, यानी कि बेटा जो लाइट एनर्जी है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सारी क्रियाओं के लिए क्या करती है, संपादन में सहायता करती है। ठीक है, चलिए आप ध्यान से सुने। स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। और जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक हमने पहले भी इसे पढ़ के रखा हुआ है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, सो हमारे इन्वायरमेंटल में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। सो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, पोषी का स्तर बढ़ता जाएगा, ऊर्जा के स्तर में भी क्या आएगी बेटा, गिरावट आएगी। ऊर्जा के स्तर में भी क्या आएगी बेटा, गिरावट आएगी। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ आते हैं। कहाँ पर आते हैं, यहाँ तक हो गया है। चलो इसे हम और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और भी ज्यादा चीजों को जानते हैं। जैसे पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया और पाया गया कि भैया क्या किया गया, जब पर्यावरण के बाकी सारे कंपोनेंट्स को पढ़ा गया, उसकी ऊर्जा, उसके बीच में एनर्जी को जब जाना गया कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो हमें कई सारी चीजों का पता चला। और वो क्या थी, सब वो थी कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में क्या हो जाता है, खाने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। स्थलीय पारितंत्र यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर जो जीव है वो स्थल पे, धरती पर ही रहते हों, है ना। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। मैंने बोला ना, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा, ऊर्जा के स्तर में क्या आएगी, स्वयं ऑटोमेटिकली क्या आएगी, गिरावट आएगी। सो जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, सो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का हमारे पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, कमी होती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि एवं जनन में होता है। बिल्कुल सही कहा है कि कुछ मात्रा जो है इसका यूज जो है भैया वो डाइजेशन में होता है, यानी कि किस में होता है बच्चे, पाचन में होता है। कई सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जैव कार्य होते हैं, उसमें होता है। वृद्धि एवं जनन में भी होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को ये उपलब्ध हो जाता है 10% से। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है।
क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। जो फूड चेन है ना बेटा, अभी हमने जाना कि ये जनरली 3 या 4 लेवल की ही होती है और प्रत्येक चरण में क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास इतना ज़्यादा होता है कि जो 4th लेवल आता है, चौथा पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या ज्यादा होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सबसे ज्यादा होती है। सबसे नीचे क्या था, उत्पादक, फिर प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। तो वहां पर क्या थी, सजीवों की संख्या भी ज्यादा थी, ऊर्जा ज्यादा थी। जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया सजीवों की संख्या में भी गिरावट आई और जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया चौथे स्तर तक पहुंचकर ऊर्जा कैसी हो गई, बहुत ही कम हो गई। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखो, अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना आहार तंत्र आहार जाल बोल सकते हैं। अब तुम अगर इसे ध्यान से देखोगे तो अगर एक कोई जीव है तो वो किसी एक चीज को खाएगा और वो कई सारे जीवों का भोजन भी हो सकता है या वो कई सारे जीवों को खा भी सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, यही तुम्हारे इसे हम क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं, है ना, सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं, क्या कहा मैंने, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है, यानी कि काफी डिफरेंस होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि आमतौर पर क्या होता है कि हर एक जीव या प्रत्येक जीव 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के जीवों के द्वारा खाए जा सकते हैं। बिल्कुल संभव है ना, हम ही हैं तो हमें तो कई सारे जीव खा सकते हैं, जिनका जो पूरी तरह से मांसाहारी होंगे हमें तो छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंधी शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आहार जाल कहते हैं। अगेन अगर आप क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए भैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमारी फूड चेन एंड वेब हमने बेसिकली क्या कर दिया था, यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, है ना, और अब हम यहाँ पर और भी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ऊर्जा प्रवाह की चित्र से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। चित्र 13.4 से 2 मेन बातों का हमें पता चलता है और वो क्या है, पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। जी हाँ, ऊर्जा तो है जो वो एक ही दिशा में जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे सूर्य का प्रकाश उत्पादक तक पहुंचेगा, उत्पादक से शाकाहारी तक जाएगा ऊर्जा स्तर, है ना, क्योंकि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख है कि यहाँ से ऊर्जा इसमें गई, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचेगी इसके पास बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा बचेगी। ओके, स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, वापस से ये इसमें कन्वर्ट नहीं होती, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों में उपलब्ध नहीं होती है। ये विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, सीक्वेंस में क्या करती है, स्थानांतरण करती है ऊर्जा का, और अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास, यानी कि क्या होती है बेटा, कमी होती है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि ये हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जाना कि कैसे रसायनों का प्रयोग करने से, हमारे एग्रीकल्चर में रसायनों का प्रयोग करने से कैसे वो फूड चेन के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचकर हमें बीमार करता है। तो हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस देखा कि भैया मान लीजिए कि किसी भी सेक्शन पे अगर उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में ये सही से नहीं हुआ है, तो वो जो केमिकल्स हैं वो वहाँ से कहाँ चले जाएंगे, पानी के थ्रू, सॉइल के थ्रू, एयर के थ्रू चले जाएंगे नदियों में, तालाबों में, है ना, और वहाँ जाएंगे तो जो जलीय जीव होंगे भाई उनसे उनकी मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि जलीय जीवों को डायरेक्ट क्या मिल जाएंगे, केमिकल्स। केमिकल खा के कौन जिंदा होता है, जिंदा रहता है? तुमने कभी सुना है कि तुमसे किसी ने बोला है कि भैया तुम्हारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है, अब टाइम आ चुका है कि HCl तुम्हें क्या करना होगा, पी लेना होगा? भैया ऐसा संभव है क्या? नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है वो इन सब चीज़ों से जिंदा नहीं रह सकता है, इस बात का ध्यान रखना।
ओके। सो आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है, और कहीं ना कहीं बेटा वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण बोले तो वाटर पॉल्यूशन के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों के रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायनों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं, और मिट्टी में इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है, और जलाशयों से ये जलीय पौधों एवं जंतुओं में क्या कर जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं। ये केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे ये पदार्थ कैसे होते हैं, अजैव निम्नीकृत होते हैं। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में जो मनुष्य, कोई भी फूड चेन क्यों ना हो, उसमें जो मनुष्य है यानी कि जो ह्यूमन है ना, वो शीर्षस्थ होता है। अतः हमारे शरीर में ये रसायन सबसे ज्यादा मात्रा में संचित हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है, और जैव आवर्धन यही कहलाता है। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं हो गया, चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये पानी से धोकर और अन्य प्रकार से अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक भी कहानी होती है इसकी डन डना डन डन। नाउ हमारी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, अब इसके बारे में जानने का समय आ चुका है। तो जिसके लिए मुझे तुम लोगों को पढ़ाना होगा ओजोन परत तथा ये किस प्रकार अपक्षयित होती है इसके बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि ओजोन परत तथा ये किस प्रकार अपक्षयित होती है, इसकी कहानी पढ़ने का समय आ चुका है। ओजोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। अगर हम O2 करेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, और अगर O3 करेंगे तो ये ओजोन गैस हो जाएगी। सो O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं के अणु में 2 ही परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष होता है। तुमको क्या लग रहा है, ओजोन हमारे लिए बहुत हेल्दी, अच्छा है क्या, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है? अब तुम ये मत कहना कि मैम इसमें तो 2 ही ऑक्सीजन के एटम थे, है ना, अब इसमें 3 हो गए हैं, मतलब एक और बढ़ गया, तो ये तो हमारे लिए और अच्छा हो गया ना ऑक्सीजन, पर वो बन गई है ओजोन। क्या बन गई है, ओजोन बन गई है, और ओजोन गैस हमारे लिए एक विष का काम करती है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे अपर लेवल पे। ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है ना बेटा, उससे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, और ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। उदाहरणार्थ ये गैस मानव में त्वचा का कैंसर भी क्या करती है, उत्पन्न, ये इतनी ज्यादा हानिकारक होती है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर अल्ट्रावायलेट वेव्स विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनाती है, एंड उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाने का काम करते हैं, और ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। जैसा कि हमें इक्वेशन में बताया है कि ऑक्सीजन गैस जो है पराबैंगनी किरणों की सहायता से क्या करती हैं, इसमें डिवाइड हो जाती हैं, और अगर हम इसी में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं तो फिर ये क्या बना देती है, ओजोन बनाने का काम करती है। एक और बात का ध्यान रखना, इसे स्टार कर लो, सारे पॉइंट को स्टार करेंगे मेरे साथ साथ, हर एक पॉइंट को बेटा आप स्टार करते हुए चलेंगे। जो हमसे क्या कह रहा है, 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में बहुत तेजी से क्या आई है बेटा, गिरावट आने लगी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहते हैं, जैसे मानव संश्लेषित रसायन, ये CFC जो है ये कोई नेचुरल गैस नहीं है, बल्कि ये क्या है, मानव संश्लेषित रसायन है।
इसका मेन कारक माना जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर हो गया, अग्निशमन के लिए किया जाता है। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि सबकी अनुमति रही कि सीएफसी के उत्पादन को क्या कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। 1986 पे इस पर बात की गई और अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां सीएफसी रहित, यानी कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो रेफ्रिजरेटर्स में सीएफसी का यूज क्या करेंगी? नहीं करेंगी। ओके, अब आती है यहाँ पर कुछ एक्टिविटी, छोटू सी एक्टिविटी। चलो जल्दी से हम इसे पढ़ते हैं और भैया फिर इस छोटू सी एक्टिविटी को करते हैं। क्या बोलते हो, करें क्या इसको हम फटाफट से? पहले तो बेटा हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि एक्टिविटी हमसे बोल क्या रही है। तो सुनो, एक्टिविटी 13.4 हमसे क्या बोलती है? पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। हालांकि रसायन कौन कौन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो पूरी एक्टिविटी है ऑलरेडी अभी हमने इस पर डिस्कशन किया है, उसी के अकॉर्डिंग बस मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगी कि तुम्हें लिखना कैसे है। ठीक है, सो पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं। क्या पहले या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन क्षेत्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1980 के दशक में ओजोन की मात्रा में बहुत तेजी से क्या आई है? गिरावट आने लगी है। ऐसा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण हुआ है, जिसे हम सीएफसी के नाम से भी जानते हैं, है ना, सीएफसी के नाम से जानते हैं, जिनका यूज रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, ये रेफ्रिजरेटर है और अग्निशामक यंत्रों में जनरली किया जाता था। ओके, फिर 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पेपर में पूछा जा सकता है ना कि कब परिवर्तन देखने को मिला या कब परिवर्तन हुआ। सो आप बताएंगे 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सीएफसी उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर रखने के लिए एक समझौता किया। अब सीएफसी मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना क्या हो गया? अनिवार्य ही हो गया। यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि जितने भी रेफ्रिजरेटर होंगे या फिर अग्निशामक यंत्र होंगे उसमें किसका प्रयोग नहीं होगा? सीएफसी का। अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा हैलोजन आदि ये हैं। और हाल के वर्षों में ओजोन क्षेत्र का आकार जो है पहले के कंपैरिजन में अभी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा कैसा हो गया है? कम हो गया है। ओके, अपने दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना ही पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता होगा? और आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब एक बात बताओ, सुबह से लेकर रात तक में हम पता नहीं कितनी सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे यूज की होती हैं, और जिनमें से कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब यूज की मतलब ऐसी होती है जिसे हम डीकम्पोज कर सकते हैं, और कई सारी ऐसी होती हैं जिनको हम अपघटित नहीं भी कर सकते हैं, जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर उनका जीवन काल बहुत लंबा है और हम भारी मात्रा में इसका प्रयोग हमारी धरती पर कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर ऐसी चीज़ का प्रयोग कर रही है जिसका जीवन काल बहुत लंबा है, जिसे डिस्ट्रॉय खत्म ही नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो हमारे लिए कैसा होता है? हानिकारक। चलिए इस पर हम थोड़ी सी क्या करते हैं? चर्चा, लेकिन एक एक्टिविटी की सहायता से, एक क्रियाकलाप की सहायता से, जो कि है हमारी एक्टिविटी 13.5। अपने घर से कचरा एकत्रित कीजिए, कचरे को कलेक्ट कीजिए और इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा, जैसे कि रसोई का कूड़ा हो गया, जिसमें आपका संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय के उपयोग की गई पत्तियां, दूध की खाली थैली, खाली डब्बे, ये सब आते हैं। रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप्स हो गई, बबल पैक हो गए, पुराने फटे कपड़े हो गए, टूटे जूते, ये सब कुछ की बात चल रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जो आपके घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलता हो, बिल्कुल हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इस एक्टिविटी में इतनी चीजें गिवन है तो इसे पढ़ते हैं। इसे विद्यालय के बगीचे में गड्ढे में दबा दीजिए। अगर आप ये कर सको तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं कर सको तो मैं बताती हूँ क्या होगा। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो आप इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्रित करके 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से इसे ढक दीजिए। अब भैया अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये मत सोचना कि लिया तुमने ये सब और एक जगह
बाहर जाकर फेंक दिया, नहीं, कम से कम 15 सेंटीमीटर मिट्टी की मोटी परत के नीचे हमें इसे क्या करना होगा बेटा, दबा के रखना होगा। अब इसे नम रखिए तथा 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन सा पदार्थ है जो लंबे समय के बाद भी चेंज नहीं रहता है? देखो, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो लंबे समय तक चेंज नहीं होंगी और कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो अपघटित हो जाएंगी। सो दूध के पैकेट, दवा की बोतल, पट्टियां हो गई, प्लास्टिक कवर हो गए आदि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, गैर बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। और वे कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और लंबे समय तक बने ही रहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे इसमें प्लास्टिक, कागज, नायलॉन ये सब आता है। इसे आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। यही एक कारण है कि इनका यूज या इनका प्रयोग कम से कम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब वे कौन से पदार्थ थे जिनके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है? जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आया है और उनमें कौन से पदार्थ अतिशीघ्र मतलब बहुत तेजी से परिवर्तित हुए हैं। तो देखो, जैसे खराब खाना हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, इस्तेमाल की गई चाय पत्ती हो गई, खाली डिब्बे हो गए, रद्दी कागज हो गए, पुराने और फटे कपड़े तक हो गए आदि को समय के साथ बदल दिया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे फल आ जाएंगे, सब्जियां, पत्ते, मांस, कागज, रबर ये सब आ जाएगा। खराब भोजन, सब्जी के छिलके आदि में बहुत तेजी से क्या होता है, परिवर्तन होता है, बहुत तेजी से इसे विघटित कर लिया जाता है। हमने जैव प्रक्रम यानी कि भैया आपका वो लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है ना, वो पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन एंजाइमों द्वारा किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम ये मेरा जो सेशन देख रहे होंगे, मैं तो हमेशा यही सजेशन देती हूँ कि पूरा वन शॉट रिवीजन या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऐसे डायरेक्ट लेकर मत बैठा करो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें अगर इसे देखना है तो तुम बिल्कुल खा पी के बैठो बढ़िया शानदार तरीके से, और तो दो तीन तीन पार्ट में देख लो। तुम्हें लग रहा है कि तुम इतना लंबा नहीं बैठ सकते तो ब्रेक ले लेकर देखो। सो बीच में तुम कुछ ना कुछ तो खाओगे, है ना, या तुम पहले खाकर बैठे होगे या इसके बाद खाओगे। तो तुम्हें पता है वो डाइजेशन कैसे होगा, मतलब जो भी चीज़ तुम अभी खा रहे हो बाई चांस, या पहले खा चुके या अभी खाओगे, इसका डाइजेशन के लिए तुम्हारे माउथ में पहले से ही क्या पाया जाता है बेटा, एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सो यहाँ पर टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। सो हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे शरीर के इतने सारे अंग हैं, सारे अंग के होने के पीछे एक रीजन भी होगा। ऐसा मैं क्या कह दूं कि यार हमारे दोनों हाथ हैं, यही सारे काम करेंगे। हमारे पास जो हार्ट है, जो दिल है, जो हृदय है, वही सारे काम करेगा। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर में इतने सारे अंग दिए हुए हैं विशेष रूप से मेनली, तो इन सबके देने पीछे पर्पस है, क्योंकि सबका एक विशिष्ट कार्य है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अलग अलग सेक्शन से अलग अलग एंजाइम निकलते हैं जो अलग अलग चीज़ों का क्या करते हैं, पाचन। जैसे टाइलिन क्या करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, लाइपेज फैट वसा के पाचन में सहायता करता है, और ये शरीर के अलग अलग हिस्से में कर रहा है। इसीलिए कोई एक ही एंजाइम पूरे शरीर में सभी पदार्थों का पाचन नहीं करता, क्योंकि हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, वर्क होता है, काम होता है। एंजाइम अपनी क्रिया में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन या अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें कोयला खाने से, इसीलिए अब हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हमें शरीर में एनर्जी चाहिए। कोयला जो होता है, कोल जो है, वो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। तो क्या ये संभव है कि हम कोयला खा लें और हमें बॉडी में एनर्जी मिल जाए? नहीं, क्योंकि इसको खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम बीमार हो जाएंगे और हम इसे खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए तो हमें हमारा ही खाना चाहिए होगा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जिसके थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिल सके।
ओके इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक ये पर्यावरण में क्या रहते हैं बेटा, बने हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए एक और छोटू सी एक्टिविटी हम देखते हैं जो कि है हमारी एक्टिविटी 13.6 जो हमसे क्या कहती है, चलिए जानते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी अथवा इंटरनेट द्वारा जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के विषय में जानकारी को प्राप्त कीजिए। मैं दोनों ही एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ जैव निम्नीकरणीय सामग्रियां आपके सामने हैं जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है, विघटित, और जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे उन्हें आसानी से विघटित नहीं किया जा सकेगा। मानव एवं पशु का मलमूत्र इसमें शामिल है, वनस्पति उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद अपशिष्ट, पत्तियां, घास की कतरन, प्राकृतिक उत्पाद, मृत शरीरों के अवशेष, ये सब किस में आते हैं, तो ये कुछ जैव निम्नीकरणीय सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं। अति लघु उत्तरी में से क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ गैर या फिर कहना चाहिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, प्लास्टिक उत्पाद जैसे किराने का बैग हो गया, प्लास्टिक की थैलियां हो गई, पानी की बोतल, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। धातु के डिब्बे, टिन, धातु के टुकड़े, ये सब। और निर्माण अपशिष्ट की बात करें, रबर टायर, नायलॉन जैसे मानव निर्मित फाइबर्स होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कार्ड, सीडी, डीवीडी, सेलफोन, प्रसंस्कृत लकड़ी हो गई, केबल तार हो गई और स्टायरोफॉर्म हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कितने समय तक हमारे एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, सालों साल, 300, 400, 500, ये डिपेंड करता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में हम किस स्पेसिफिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी का जीवन काल कैसा होता है अलग। जैसे हम सभी सजीवों का जीवन काल कैसा है अलग, चाहे मैं एक मछली की बात करूं, एक कुत्ते की बात करूं, एक बिल्ली की बात करूं, एक हाथी की बात करूं, एक शेर की बात करूं, इवन मैं मनुष्य की बात करूं, हम सभी का जीवन काल एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि अलग है। ऐसे ही अजैव या गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की लिस्ट यहाँ पर दी है और टूटने का औसतन समय है ना क्या होता है। कांच की जो बॉटल है ना वो 500 वर्षों तक भी जिंदा रह सकती है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। प्लास्टिक की थैलियां तभी इन्हें यूज करने के लिए मना किया जाता है, मैक्सिमम इनका टाइम 10 से 20 साल होता है, बहुत ज्यादा है भाई। फिर भी प्लास्टिक के कंटेनर 50 से 80 साल, प्लास्टिक सोडा बॉटल 4 से 50 साल, नायलॉन का जो कपड़ा है 30 से 40 साल, है ना। तुम सोचो कि भाई जो प्लास्टिक की बोतल है जो हम जनरली पीते हैं वो हमारे बाद में हमारे काम में नहीं आती, इवन उसका विघटन भी नहीं होता, उसका जीवन काल 450 साल का है कितना लंबा टाइम होता है। इसीलिए इन सब चीजों का प्रयोग करने से इन पर रोक लगाई जाती है। ओके, आजकल जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उपलब्ध है। इन पदार्थों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता करिए कि क्या उनसे पर्यावरण को हानि हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैसे क्या होगा वह पॉलीएलेटिक एसिड हो गया, है ना। और यहाँ पे कई सारे इसके क्या देकर रखे हैं, एग्जाम्पल देकर रखे हैं जो इसी के अंडर या जो इसी के अंतर्गत आते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे, जिनका आसानी से अपघटन हो सके। ओके, और वे पदार्थ जो इसमें अपघटित नहीं हो पाते उसे हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। ये पदार्थ जनरली कैसे होते हैं, इनर्ट, अक्रिय होते हैं, लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में बने होते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि भी पहुंचाने का काम करते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हाँ या ना। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन, अच्छा एक चीज और, अब यहाँ से जो है हमारा नया टॉपिक ही ऑब्वियसली चल रहा है, कचरा प्रबंधन ही अभी चल रहा है, तो इसे ध्यान से सुनो कि किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर हमें चारों ओर कचरे के क्या दिखाई देते हैं, ढेर ही दिखाई देते हैं।
इवन किसी पर्यटन स्थल पर भी जाइए तो हमें विश्वास है कि वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी, जो कि बहुत गलत है। ये बैड मैनर्स होते हैं। आप किसी भी प्लेस पे जाओ, चाहे आप गाँव जाओ, शहर में जाओ, किसी भी पर्यटन स्थल पे जाओ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ पर गंदगी ना करें। आज आप करोगे, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारे भारत की, आज आप करोगे, आपको देखकर 2 लोग और करेंगे, उन्हें देखकर 4 लोग और करेंगे, और उन 4 को देखकर 8 लोग और करेंगे, और उन 8 को लेकर जो संख्या समझ रहे हो तेजी से डबल ट्रिपल 4 गुना तक होगी, समझ रहे हो, इतना तेजी से ये बढ़ेगी। तो बेटर ये है कि हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं भाई, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है, पॉलिटी जो है सबने पढ़ी ही है, मैम ने आपको पढ़ाई ही है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हो, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने वालों को समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि यार हमें ये चीज़ नहीं करनी है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना, तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बचेगा ही नहीं, इन पे कभी चर्चा ही नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं के द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के बारे में चर्चा की थी और इस समस्या पर काफी गंभीरता से ध्यान भी दिया था। जीवन शैली में सुधार और दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। पैकेजिंग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारा अधिकांश अपशिष्ट जो है वो अजैव निम्नीकरणीय हो गया है। कचरे से निपटने के कई तरीके हैं, उनमें से 2 जो है वो नीचे दिए हैं, जैसे एक पुनर्चक्रण है और दूसरा खाद तैयार करना है। ठोस अपशिष्ट जैसे कागज हो गया, प्लास्टिक और धातु आदि का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। खाद तैयार करना, जैव निम्नीकरणीय घरेलू कचरे को खाद के रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही। और मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो बहुत लंबी है ही नहीं, और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक अब मैं तुमको पढ़ाने जा रही हूँ, छोटू सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, और वो है रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निर्वतनीय कप। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सो यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें ये याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के जो ग्लास, चाय जो है वो कांच के ग्लास में दी जाया करती थी पहले, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। भैया चाय वाला चाय रेलगाड़ियों में देने आता था, ट्रेन में देने आता था, चाय की कप होती थी, लेकिन किसके, कांच की, फिर हम पीकर रिटर्न कर देते थे। पर अब नहीं, अब हम डिस्पोजेबल ग्लास का यूज़ करते हैं, कप का यूज़ करते हैं। सो हमने क्या देखा, डिस्पोजेबल कप एवं ग्लास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं कैसे हैं, स्वास्थ्यकर हैं। एक ही ग्लास में जहाँ 4 लोग कांच के ग्लास में चाय पी रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में बेटर है कि हम छोटे से एक कप का, जो डिस्पोजेबल कप है, उसका प्रयोग करें। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का समाघात कैसे होगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा। आज के डेट में भी हम डिस्पोजेबल कप देखते हैं कि चाय पीने के लिए यूज़ किया जाता है और भारी संख्या में किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे डिस्ट्रॉय किया भी जा सकता है कि नहीं। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में भी लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। कागज के डिस्पोजेबल कप का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर जो है कुल्हड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी भारी मात्रा में उसके लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। जो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हम सभी के लिए सही नहीं है। चाहे वो डिस्पोजेबल कप की बात करूं, भारी संख्या में कुल्हड़ कप बनाने की बात करूं, क्योंकि अगर कुल्हड़ कप बनेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें मिट्टी का प्रयोग होगा, जो हमारे लिए ही अच्छा नहीं है ना। उसकी उपयोगिता फिर जो धीरे धीरे उसकी जो मिट्टी है वो कम होती जाएगी। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का चाय की तरफ जो क्रेज़ है वो एक्सट्रीम है, अलग लेवल पर है। साथ ही साथ जो डिस्पोजेबल कप है वो विद्युत भी नहीं हो सकती हैं, उसका जीवन काल भी कैसा होता है, लंबा होता है। ओके, सो ये हमारे लिए कैसा है, बहुत अच्छा तो नहीं है। बाकी अच्छा, एक छोटू सा एक्टिविटी और है, ये लास्ट कहानी तो थी, एक लास्ट एक्टिविटी और सुनो, देन हम फिनिश कर देंगे। और ये क्या बोलता है कि इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से पता लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से आपको सुरक्षा पूर्वक छुटकारा पाना है। ये पदार्थ हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है, क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कचरे में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इनमें पारा, सीसा, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड, फ्लेम रिटार्डेट्स, बेरियम और लिथियम जैसे कई सारे, ऐसा बोलना चाहिए, केमिकल्स होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, खतरनाक है, डेंजरस है, जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे लिवर, हमारी किडनी, इन सभी चीज़ों पर और हमारा पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है उस पर पड़ सकता है और हमें तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। फाइनली हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होता है हमारे पर्यावरण का खत्म, और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस भी होता है क्लास 10 का यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि क्लास 10 का ये लास्ट चैप्टर है। उम्मीद करती हूँ कि इसके पूरे चैप्टर्स पहले के आपने 12 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ये 13 चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे एग्ज़ाम के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ साथ आप मेरे लाइव सेशंस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस से होती हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। और ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहाँ पर हम CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।